व्हाट डू वी मीन बाय मैट्रिसेस? ठीक है, मैट्रिसेस का मतलब क्या है, पहले हमें ये समझना है। ठीक है, तो आप देखो, जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं यार कि मेरा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दो इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे सर बहुत इजी है, इसमें क्या दिक्कत है, हम एलिमिनेशन कर लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन से पहले y को एलिमिनेट कर लेंगे, x को सॉल्व कर लेंगे। राइट, बहुत सारे मेथड है हमारे पास में करने की, अच्छी बात है। अब अगर मान लो मैंने आपको बोला कि यार a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। मैंने बोला यार मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो थोड़ा आपको लगेगा अच्छा, पर ठीक है, फिर भी वी कैन टेक अ चैलेंज कि हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा एलिमिनेशन में मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन इसे सॉल्व कर लेंगे। अब अगर मान लो ये इक्वेशन आपकी तीन से ज्यादा चार वेरिएबल की हो गई, पांच वेरिएबल की हो गई, पांच वेरिएबल पांच इक्वेशन, छह वेरिएबल छह इक्वेशन, सात वेरिएबल सात इक्वेशन, फिर क्या करोगे? तो इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमने एक सिस्टम डिजाइन किया रेक्टेंगुलर एरे का। जो लोग कंप्यूटर वाले हैं उनको ये वर्ड बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे का हमने एक सिस्टम डिजाइन किया। रेक्टेंगुलर एरे में हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। राइट, मतलब मेरे पास में कुछ रोज होंगी, है ना, ये सब रोज हैं, कुछ कॉलम होंगे, और इन रो और कॉलम को हम लोग अरेंज करके एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के या बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज बन के आएगी इसे हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, इसे हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो हमेशा मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? m क्रॉस n से। पहले हम रो का नंबर लिखेंगे, फिर हम कॉलम का नंबर लिखेंगे। ठीक है, भाई मैंने बोला यार मेरा ना 2x3 मैट्रिक्स है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि 2 क्या हो गया, मेरे रोज हो गए, और 3 क्या हो गया, मेरे कॉलम्स हो गए। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 2x3 की मैट्रिक्स। अब इसके अंदर जो नंबर है, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिकेशंस नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है। ये चाहे रियल नंबर में डिफाइन कर लो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन कर लो। ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरेंजमेंट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। राइट, इज दैट क्लियर? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, अब आते हैं कि क्या इस मैट्रिक्स की भी कोई स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इस मैट्रिक्स के भी कुछ टाइप्स हैं? ठीक है, तो हाँ, इन मैट्रिक्स के भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ टाइप्स हैं। तो पहले हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहला है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली एक सिंगल रो, बस। तो ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। राइट, ऐसे एक मेरी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो हो, ये रो मैट्रिक्स होगी। उसके बाद आ गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, एक सिंगल कॉलम हो बस, एक ही कॉलम की मैट्रिक्स। रो मल्टीपल हो सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो मैंने 1 2 3 बोला, तो इसका मैट्रिक्स क्या हो गया? ये मैंने लिखा 1, सॉरी कॉमन नहीं लगेगा, 2 3। तो मैट्रिक्स किस टाइप के हो गए? कितने रो कितने कॉलम? क्या लिखूं मैं इसको? m क्रॉस n में क्या लिखूंगा मैं? 1 × 3। 1 × 3। ठीक है, एक रो तीन कॉलम। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 3 × 1। 3 × 1। ठीक है, तीन रो एक कॉलम। राइट, इसके बाद आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। राइट, क्लियर है ये पार्ट? नोट करते जाना बेटा, क्योंकि इसको नोट करना इसलिए जरूरी है कि कोई आपसे मैट्रिक्स से कभी भी कोई आपसे टाइप नहीं पूछेगा,
लेकिन क्वेश्चंस में कई जगह खाली इनके नाम से क्वेश्चन बन के आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। राइट, हो गया, आगे बढ़े। इसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो मुझे लिखना है तो इसमें क्या बोलूंगा, 2x3 बोलूंगा कि 3x2 बोलूंगा? 2x3। ठीक है। तो आपका इन जनरल, जैसे आपका ये 2x3 है, जैसे हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं m×n, तो अगर m की वैल्यू लेस देन n होगा तो वो हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो है आपके नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3x2। तो m मस्ट बी ग्रेटर देन n। अगर हम m×n की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो m मस्ट बी ग्रेटर देन n, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ रोज जो है, वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होने चाहिए। तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमें डिफाइन करना है डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो, आपको पता है डायगोनल वर्ड कभी भी अगर डिफाइन होगा तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आपके ये एलिमेंट हो गए, है ना, जो आपको दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, ये भी तो डायगोनल है। आपको कभी भी डायगोनल एलिमेंट बोला जाएगा तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, ये भी तो डायगोनल है। आप ये डायगोनल बता रहे हो तो ये भी तो डायगोनल है। तो है वो भी डायगोनल, आप गलत नहीं। लेकिन जब हम लोग मैट्रिक्स का केस लेते हैं तो मैट्रिक्स के केस में हम लोग इस डायगोनल की बात करते हैं हमेशा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो इस डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो हो जाएंगे आपके डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, a11 a22 a33, ठीक है। इस डायगोनल में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो हो गए आपके डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा कि भाई मेरा a11 है, a22 है, a33 है, बाकी सब जीरो है, ठीक है। सिर्फ एलिमेंट जो है वो डायगोनल में ही है, सिर्फ जो मेरे एलिमेंट हैं वो डायगोनल में ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इज इट क्लियर? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, समझ में आते जा रहा है? वैसे ना मेरे को एक कायदे से बताऊं, इस चैप्टर में मेरे को कहीं पूछना ही नहीं चाहिए कि हाथ उठाओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें नहीं समझने वाला कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज है, एकदम बच्चों वाली। नल मैट्रिक्स, अब नल मैट्रिक्स आपको खुद ही पता है यार, ठीक है। नल वेक्टर मतलब अगर मैं बोलूं नल मैट्रिक्स की जगह मैं नल वेक्टर बोल दूं तो इसका मतलब क्या होगा? बस डायरेक्शन। बस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है। नल मैट्रिक्स, ठीक है, सब जीरो है, राइट, सारे एलिमेंट जीरो है नल मैट्रिक्स में, सब नल मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स
इसको आई से डिनोट ही करते हैं ना मैट्रिक्स के टर्म में, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1, ठीक है, बाकी सब 0। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सब 0 हो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक मैं यहाँ पे डालना भूल गया, ठीक है। एक और मैट्रिक्स यहीं पे लिख लो, 10th स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, यहां पे लिखना है डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are same। ठीक है, ऐसा आपका मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो सेम है, ठीक है, बाकी सब 0। मतलब ऐसा डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फॉर्म है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें ये क्वांटिटीज मेरी सेम है डायगोनल। तो अगर ये क्वांटिटी सेम है और 1 नहीं है तो स्केलर मैट्रिक्स, अगर ये क्वांटिटी सेम है और 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर है? नोट करते जाना, अभी तो सिर्फ सुनना, बहुत सिंपल पे चल रहे हैं, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर में 2 ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फॉर्म है, राइट। कि यार मेरा ना ये डायगोनल हो गया A11 A22 A23, ठीक है। तो ट्राइंगुलर 2 टाइप का होगा, लोअर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगल मतलब इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट होगा, ठीक है, A21 A31 A32 और ऊपर सारा 0 होगा। तो ये हो गया लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इस ट्रायंगल के प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट होंगे, इसके नीचे होंगे एलिमेंट। अपर ट्रायंगल में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो A11 A12 A13, ठीक है, A22 A23 एंड A33, ठीक है, बाकी सब 0 होगा। तो ये लोअर अपर ट्रायंगुलर होगा, मतलब इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट होंगे, नीचे सारे 0 होंगे। एकदम फ्रेश। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कितने लोग जो एकदम फ्रेश पेज के साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, हैंड रेस करके बताओ। एकदम फ्रेश पेज के साथ में ना, साथ साथ में इसको बना लेना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, मतलब जो मेन मेन जितने जेई के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मैं इसमें करवा दूंगा। कुछ पैटर्न फिक्स है, वही फिक्स पैटर्न आते हैं, ठीक है। और बोर्ड भी आपका साथ साथ में डन हो जाएगा इसमें, तो आपके नोट्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग, मतलब ज्यादा टाइम नहीं देना, आप आधा पौन घंटा भी घर में पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, बाकी टाइम अपना फंक्शन पे लगाओ। खाली रिवाइज कर लेना, हर क्लास में आने के पहले पुराना रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब देखो ये हो गए मैट्रिक्स के टाइप हो गए सारे। कुछ छूटा तो नहीं इसमें? चलो छूटा होगा तो बाद में देख लेंगे, वैसे तो नहीं छूटा, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो पढ़ना है, ठीक है। तो यार सबसे पहले देखते हैं एडिशन। अब मान लो आपका ना, मैं मैट्रिक्स लेता हूं, देखो एडिशन के लिए जरूरी है कि बोथ मैट्रिक्स शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। यानी दोनों का m क्रॉस n सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स रखा A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर बताओ जरा। 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3। तो अगला जो इसके साथ ऐड होगा ना, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया A, तो B अगर इसके साथ ऐड होगा तो B भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, ठीक है। B11
B12 B13 B21 B22 B23, ये ध्यान रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए, ठीक है। एडिशन के साथ ही यहीं पे सब्ट्रैक्शन कर लो, सब्ट्रैक्शन अलग से सीखने की जरूरत नहीं, प्लस होगा या माइनस होगा। अब मैं कर देता हूं ए प्लस माइनस बी एक साथ, तो कुछ नहीं करना है, हर एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो A11 प्लस माइनस B11, ठीक है। A21 प्लस माइनस B21, A12 प्लस माइनस B12, ठीक है। A22 प्लस माइनस B22, ठीक है। A13 प्लस माइनस B13 और A23 प्लस माइनस B23। समझ में आ रहा है? अब कुछ भी करके देख लो, जैसे मान लो A हो गया मेरा 1 2 3 4, B हो गया मेरा, ये 2x2 मैट्रिक्स है मेरी, बी हो गया आपका 5 6 7 8, ठीक है। अब मेरे को ए प्लस बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा यार, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10 एंड 8 प्लस 4 12, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो इसी में इन दोनों के साथ मेरे को a माइनस बी निकालना है, तब क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी है ना, तो 1 माइनस 5, ठीक है। तो 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। 2 माइनस 6 -4, 3 माइनस 7 -4, 4 माइनस 8 -4, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब होता है दूसरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मान लो कोई मेरा मैट्रिक्स ए है, या इसको आगे कर लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं अगले पेज में, ठीक। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आया? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब मान लो कोई मेरा मैट्रिक्स है, वो है सपोज एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। और मैट्रिक्स बी जो है वो तुम्हारा है 2 3 4 5। अगर मैं बोल रहा हूं कि ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के, वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के, जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के, एंड डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। मतलब किसी मैट्रिक्स को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ खाली, ठीक है। मान लो कोई मेरा मैट्रिक्स है ए बी सी डी, 2x2 का मेरा मैट्रिक्स है। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है 3a की, तो उसका मतलब मुझे मैट्रिक्स में 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 3 है ना, ये सब में मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 3a 3b 3c 3d, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई नंबर हो, कुछ भी, आप अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सब में मल्टीप्लाई। अच्छा मान लो कोई मेरा मैट्रिक्स है ए, ठीक है। मान लो कोई मेरा मैट्रिक्स ए है कि यार ये है आपका, कुछ भी ले लेते हैं, ए बी सी डी ले लेते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। और मैंने बोला यार मेरे को ना इस ए में कोई एक वैल्यू के ऐड करनी है, बस।
के मैट्रिक्स नहीं है, के एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी है, राइट। कोई मेरा मैट्रिक्स ए है, इसमें मेरे को के ऐड करना है, यानी कि ए बी सी डी में के ऐड करना है। तो ये के ऐसे थोड़ी ऐड होगा, के कैसे ऐड हो जाएगा, ऐसे ऐड हो जाएगा फिर के। तो क्या करेंगे हम लोग, आपको जैसे नंबर में पता है, ठीक है, कि यार के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब इंटू वन है, तो वैसे ही हम लोग मैट्रिक्स के केस में क्या करते हैं कि ए प्लस के साथ कुछ नहीं है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई है, तो यहाँ पे हम इसको आई मल्टीप्लाई कर देंगे 1001। अब क्या हो जाएगा, देखो ये ए बी सी डी प्लस के 0 0 के, अब ऐड कर दो, यहाँ लिख दे रहा हूं, तो ए प्लस के आई हो जाएगा, ए प्लस के डायरेक्ट नहीं होगा, आई भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस के, ठीक है, बी सी एंड डी प्लस के, ठीक है, समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड, ये वाला पार्ट समझ में आया तो फटाफट से हाथ उठाओ। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, कभी भी कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी हो तो सब में मल्टीप्लाई कर देना, कभी कोई स्केलर क्वांटिटी ऐड करनी हो तो उसके साथ में आई मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देना, राइट। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या हो जाएगा, इक्वालिटी लगा लो, ठीक है, तो देखो ये वाला एलिमेंट यहाँ के बराबर होना चाहिए, तो x प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3, ठीक है, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू -7, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है आपने -3, तो 2y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -2, ठीक है, इसको इसके साथ इक्वल करोगे, z -1 इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा आपका 4a-6 इज इक्वल टू 2a, है ना, 4a-6 2a के बराबर होना चाहिए, तो क्या हो गया ये 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 3। क्लियर है? फटाफट से एड्रेस करके बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है,